एक ऐसा साम्राज्य जिसकी शुरुआत तो हुई तलवार की धार से, लेकिन जिसकी पहचान बनी शांति के पैगाम से। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। एक ऐसी कहानी जो जीत की क्रूरता और विवेक की ताकत दोनों को एक साथ दिखाती है। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल आज भी हिस्टोरियंस को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक साम्राज्य जो पूरी तरह से युद्ध पर बना था, वो शांति का साम्राज्य बन कैसे गया? चलिए इस कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन को जरा करीब से समझते हैं। और देखिए, किसी भी बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी थोड़ी सी मिस्टीरियस है। हम एक ऐसे वंश की बात कर रहे हैं जिसके ओरिजिन्स, जिनकी जड़ों को लेकर आज तक बहस होती है। सवाल बहुत सीधा सा है, मौर्य थे कौन? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। क्या वो महान योद्धा थे या किसी आम परिवार से आते थे? इस पर जो पुराने ग्रंथ हैं वो हमें बिल्कुल अलग अलग बातें बताते हैं। अब देखें, यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरी हैं। एक तरफ जो पौराणिक ग्रंथ है वो कहते हैं कि मौर्य शूद्र थे, यानी कि एक लोअर क्लैन से। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, योद्धा क्लैन का। और शायद इसकी वजह यह थी कि सम्राट अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे हिस्ट्री लिखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बदल जाती है। खैर, उनकी शुरुआत चाहे कहीं से भी हुई हो, एक बात तो पक्की थी, पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के इरादे बहुत बड़े थे और अपने गुरु चाणक्य की मदद से उन्होंने बस 3 बड़े मूव्स में हिस्ट्री का कोर्स ही बदल दिया। पहला, उन्होंने पावरफुल नंद वंश को सत्ता से हटा दिया। दूसरा, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और उत्तर पश्चिमी बॉर्डर को सिक्योर किया। और तीसरा, उन्होंने पूरे उत्तर भारत को पहली बार एक रूल के अंडर लाकर खड़ा कर दिया। ये पहले कभी नहीं हुआ था। और सेल्यूकस के साथ जो डील हुई वो तो मतलब कमाल ही थी। जरा सोचिए, आज का जो अफगानिस्तान है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा काबुल, कंधार, हेरात सिर्फ 500 हाथियों के बदले में दे दिया गया। ये दिखाता है कि उस जमाने की डिप्लोमेसी और वॉर का स्केल कितना अलग था। लेकिन चंद्रगुप्त की कहानी का जो एंड है वो उनकी शुरुआत से भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। अपनी जिंदगी के आखिर में इतने बड़े सम्राट ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया, जैनिज्म अपना लिया और संलेखना नाम की एक प्रैक्टिस से, मतलब वॉलंटरी स्टारवेशन से अपनी जान दे दी। एक एम्पायर बनाने वाले का ऐसा अंत हिस्ट्री में शायद ही कहीं और सुनने को मिलता है। चंद्रगुप्त के जाने के बाद भी मौर्य साम्राज्य का एक्सपेंशन रुका नहीं। उनकी जो जीत की लेगेसी थी उसे उनके बेटे ने आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार, और जानते हैं ग्रीक्स उन्हें क्या कहते थे? अमित्रोकेट्स। इसका मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। यह नाम ही अपने आप में काफी था ये बताने के लिए कि मौर्यों की मिलिट्री पावर अभी भी अपने पीक पर थी। बिंदुसार ने एम्पायर को दक्षिण में डेक्कन तक फैलाया और सीरिया जैसे दूर दराज के देशों से भी रिश्ते बनाए रखे। और यहीं से एक बड़ा मजेदार किस्सा आता है। उन्होंने सीरिया के राजा से 3 चीजें मांगी: मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक फिलोसोफर। अब शराब और अंजीर तो मिल गए, पर फिलोसोफर के लिए मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ग्रीक कानून के हिसाब से आप किसी फिलोसोफर को, मतलब किसी इंसान को, खरीद बेच नहीं सकते थे। तो बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे अशोक। और यहीं से मौर्य कहानी में वो मोड़ आता है जिसने सिर्फ इस साम्राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 261 BC। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये वो साल है जब एक सम्राट का दिल बदला और एक साम्राज्य की आत्मा ही बदल गई। ये साल था कलिंग युद्ध का। कलिंग में जो खून खराबा हुआ उसने सम्राट अशोक को अंदर तक हिला कर रख दिया और उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने भेरी घोष को, यानी वॉर ड्रम्स की आवाज को, हमेशा के लिए शांत कर दिया और उसकी जगह अपनाया धम्म घोष, यानी मोरालिटी, नैतिकता की आवाज को। यह एक बहुत बड़ी बात थी, मिलिट्री जीत के ऊपर मॉरल जीत का ऐलान। और बस इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। मौर्य साम्राज्य अब एक नए रास्ते पर था। यह अशोक का शांति का साम्राज्य था, एक ऐसा एम्पायर जिसे अब तलवार से नहीं बल्कि एक आइडिया से चलाया जाना था। तो यह धम्म था क्या आखिर? देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि अशोक का धम्म कोई नया रिलीजन नहीं था। यह बेसिकली राजकाज चलाने का एक मॉरल कोड था, एक एथिकल पॉलिसी थी जिसका सीधा सा मकसद था समाज में शांति और हार्मनी बनाए रखना। और इसके जो प्रिंसिपल्स थे वो भी बहुत सिंपल और यूनिवर्सल थे।
जैसे अपने माता पिता की बात मानना, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं की इज्जत करना, अपने नौकरों और दासों पर दया दिखाना, बेसिकली एक अच्छी नेक जिंदगी जीना। ये ऐसी बातें थीं जिन्हें कोई भी किसी भी धर्म का इंसान आराम से फॉलो कर सकता था। यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, धर्म का गोल लोगों को स्वर्ग दिलाना था, निर्वाणा नहीं। अब स्वर्ग का मतलब था एक अच्छी दुनियावी जिंदगी, निर्वाणा तो बौद्ध धर्म का स्पिरिचुअल गोल है। इससे पता चलता है कि अशोक की स्टेट पॉलिसी कितनी प्रैक्टिकल और सेक्युलर थी। और अशोक के एम्बिशंस सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थे। उनके शांति के दूत पश्चिम में ग्रीक राज्यों तक जैसे सीरिया और इजिप्ट, दक्षिण में श्रीलंका और पूर्व में साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचे। ये शायद दुनिया का पहला इंटरनेशनल पीस मिशन था। लेकिन हिस्ट्री हमें एक बात तो सिखाती ही है कि कोई भी एम्पायर चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, हमेशा नहीं रहता। और अशोक के इस शांति के साम्राज्य का भी अंत हुआ। मौर्य साम्राज्य के गिरने की कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह कई चीजों का कॉम्बिनेशन था। कुछ लोग अशोक की शांति वाली पॉलिसी को वजह मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि उनके बाद के राजा काफी कमजोर थे। साथ ही इकोनॉमिक प्रेशर भी था और एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि वो खुद ही बंटने लगा। अशोक की मौत के बाद यह पतन बहुत तेजी से हुआ। एम्पायर दो हिस्सों में बंट गया और सिर्फ 50 साल के अंदर 1850 बीसी में आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को उसी के जनरल पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला। कितनी बड़ी आयरनी है ना, जिस साम्राज्य ने युद्ध छोड़ा उसका अंत एक मिलिट्री कू से हुआ। और ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, मौर्य साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर अशोक का जो धम्म का आइडिया था, शांति का संदेश था, वो आज भी जिंदा है। तो आखिर ज्यादा लंबा क्या टिकता है, तलवार से बनाया गया साम्राज्य या फिर पछतावे से पैदा हुआ एक विचार? ये सोचने वाली बात है ना?